हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल जो कि विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका दिया गया है। आपका नई बुक रहेगा 2025-26 कक्षा 9वीं का विषय हिंदी दिया गया है, जिसमें तो विद्यार्थियों मैं बताना चाहता हूँ आपको पेज नंबर इसमें 1 से लेकर 6 तक पूरा बताने वाला हूँ। पेज 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार से आपका जो यह बुक है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा यह जारी किया गया है, आपका नई बुक। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे मैं सीधे आ चुका हूँ। आपका जो गद्यांश दिया है ना, जिसे हम लोग कहते हैं काव्यांश भी, ये आपका पेज 1 से लेकर के आपको पेज नंबर 6 तक सिर्फ गद्यांश दिया है। तो गद्यांश वाला पूरा कंप्लीट करा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए शुरू। चलिए, सबसे पहला यहाँ पर कहा निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले आपको ये जो गद्यांश है इसे आपको खुद से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद नीचे में प्रश्न दिया है, जो कि पहला प्रश्न नंबर 1 में कहा है नाम से कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर लिखना है आपको स्वच्छता। दूसरा प्रश्न, हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है। इसका दूसरा प्रश्न कहा गया ना कि हमारी आंतरिक सुरक्षा, इसका उत्तर है आंतरिक स्वच्छता सदाचार, नैतिक मूल्य, सुविचार एवं अच्छी संगति से प्राप्त होती है। तीसरा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। सारांश तो लिखिएगा, स्वच्छता हमारी प्राथमिकता है, यह आवश्यक भी है, और शिक्षा भी स्वच्छता से वातावरण शुद्ध होता है। शिक्षित व्यक्ति के लिए शिक्षा अनिवार्य है। स्वच्छता बाह्य नहीं आंतरिक भी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से गद्यांश 1 पूरा हो गया। चलिए दूसरा गद्यांश यहाँ पर आप सभी के लिए दिया गया है, जिसे आप लोग ध्यान से देखकर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग सीधा प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। इसका शीर्षक जो होगा ना, हिमालय का ताज एवरेस्ट होगा। हिमालय का ताज एवरेस्ट। अब बोला गया यहाँ पे गंगा यमुना तथा ब्रह्मपुत्र नदियों का जनक कौन है। तो इसका उत्तर रहेगा हिमालय। कौन है? हिमालय, ठीक है। नंबर 3 इसका गद्यांश। तो देखिए बोला गया 3 में कि उपयुक्त गद्यांश का सारांश। तो लिखना है भारत के हिमालय मात्र एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह भारत का गौरवमयी मस्तक है। इस मस्तक पर एवरेस्ट रूपी मुकुट है। इसका विस्तार बहुत है। इसमें मानसरोवर झील है, तो शिव का तसध्यो भूमि कैलाश पर्वत भी है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र और कोसी नदियों का उद्गम भी है। यहाँ कई तीर्थ हैं। यह भारत की सुरक्षा और गौरव का प्रतीक है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, और इसी के साथ गद्यांश नंबर 2 पूरा हो गया। चलिए गद्यांश 3 की तरफ। गद्यांश नंबर 3 ये आप लोग देख रहे हो। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे में प्रश्न है 1, रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था। रावण के पास, तो रावण के पास विद्या यानी कि ज्ञान। दूसरा प्रश्न, उपयुक्त अनुच्छेद का सारांश। इसका सारांश, तो इसका आंसर रहेगा मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी। 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। सबसे बड़ी पूंजी होती है जान। यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए, सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। ज्ञान है, ज्ञान या विद्या अन्य सभी चीजें नाशवान है, छीनी जा सकती है, नष्ट हो सकती है, परंतु विद्या ही एकमात्र है जो अनश्वर है, अमूल्य है। यह वह सर्वोच्च धन है जो खर्च करने पर घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। रावण के पास बल विभव धन धैर्य धान सब था, उसके पास विद्या भी थी। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सुधार करना है जो मैं बता देता हूँ, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ज्ञान लिखना है। यहाँ पर विद्यार्थी आप लोग ज्ञान लिखिएगा, ठीक है, ज्ञान लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सुधार करना है घ ट ता, यहाँ पर होगा घटता नहीं, यहाँ पर होगा आपका बल, बाल लिखा गया है, बल होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको अगर गलती हुआ है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं सुधार कर बता दिया हूँ। पूरा प्रयास होता है कि आपको कहीं पर समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से, क्योंकि अब इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए तीसरा प्रश्न कहा गया है उपयुक्त अनुच्छेद का शीर्षक। इसका जो शीर्षक होगा वो आपको लिखना है मूल्यवान पूंजी जो है ना वो क्या है, विद्या। चलिए तो आपका गद्यांश 3 पूरा हो गया। गद्यांश नंबर 4 ये आपका गद्यांश दिया गया है। चलिए प्रश्न उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, इसका शीर्षक रहेगा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। अब है ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण इसका लिखना है ध्वनि प्रदूषण वह प्रदूषण है जो 45 डीबी से अधिक ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है, उसे हम लोग कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है, तो सारांश लिखना है भारत हो या विश्व आज कई प्रकार के प्रदूषणों के कारण समस्याओं से जूझ रहा है। ध्वनि प्रदूषण भी वैश्विक समस्या है, ध्वनि प्रदूषण भी क्या है, वैश्विक समस्या। ठीक है, तो आगे गद्यांश नंबर 5 ये रहा। अब बोला है उपयुक्त अनुच्छेद का उचित शीर्षक। इसका जो शीर्षक होगा पर्यावरण एवं जीव जंतु, ठीक है। चलिए संसार के कौन से वन्य प्राणी लुप्त हो चुके हैं, संसार के, आइए तो आंसर मॉरिशस का तोरी, स्कॉटलैंड का ग्रेट ओक तथा न्यूजीलैंड का मोआ पक्षी ऐसे प्राणी हैं जिन्हें हम अब कभी नहीं देख सकते हैं। भारत में एशियाई सिंह, चीतीदार तेंदुआ, कस्तूरी मृग, काला हिरण, तापीर सुनहरा, लंगूर तथा सिंह पूछ बंदर विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। तीसरा प्रश्न 3 उपयुक्त अनुच्छेद का सारांश। इसका जो सारांश है आंसर बढ़ते वैश्वीकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण प्राकृतिक और मानवीय जीवन प्रभावित हुआ है। जनसंख्या के बढ़ने से वन जैव विविधता, वन जीव जंतु प्रभावित हुए हैं। कई महत्वपूर्ण प्रजातियां लुप्त ही हो रही है। अगर समय रहते पर्यावरण के संरक्षण पर चिंतन मनन नहीं तो इसके पूरे दुष्प्रभाव होंगे। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है गद्यांश नंबर 6, ये गद्यांश है। पहला प्रश्न पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। इसका आपको शीर्षक लिखना है निंदा। क्या होगा, निंदा। दूसरा प्रश्न कहा है लोग दूसरों की निंदा क्यों करते हैं। तो देखिए निंदा करने से लोगों के हम को संतुष्टि मिलती है। विद्यार्थी यहाँ पर इसको कट कर दीजिए। निंदा करने से लोगों को संतुष्टि मिलती है। अब बोला है उपयुक्त गद्यांश का सारांश। ये वाला अच्छी तरीके से नोट करिएगा। तो सारांश है निंदा मनुष्य को कमजोर और असहाय बनाती है, ठीक है। चलिए गद्यांश आपका ये 7वां गद्यांश है। प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। शीर्षक आपका हो जाएगा विज्ञापन। दूसरा प्रश्न है 21वीं सदी का इंसान एंजॉय क्यों नहीं कर
पाएगा। 21वीं सदी का इंसान, 21वीं मतलब अभी का जो समय चल रहा है ना। उत्तर, 21वीं सदी में एंजॉय करने के लिए पैसा कमाना पड़ता है और पैसा कमाने से इंसान को फुर्सत नहीं मिलती, इंसान को फुर्सत। तीसरा नंबर है गद्यांश का सारांश, और इसलिए वह एंजॉय नहीं कर पाता। इसका उत्तर है अगर इंसान के पास पैसा नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, खास करके अभी के समय यानी 21वीं सदी जो चल रही है। ठीक है। गद्यांश 8 है, भारत में टीवी और इंटरनेट। ये वाला आपका गद्यांश। प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। तो गद्यांश नंबर 8 ये आपका दिया है। चलिए प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए ये जो गद्यांश नंबर 8 है आपका नई बुक जो है ना, तो उत्तर आप लिखिएगा सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। दूसरा प्रश्न है सांस्कृतिक उपनिवेशवाद या सांस्कृतिक गुलामी से क्या आशय है। तो इसका मतलब है अपनी संस्कृति को भूलकर अन्य संस्कृतियों के गुणों को अपनाना सांस्कृतिक गुलामी है। क्या है? सांस्कृतिक गुलामी। ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं अब। देखिए ये तीसरा नंबर रहेगा ना कि उपयुक्त गद्यांश का सार। तो लिखना है भारत में इंटरनेट से सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को बल मिला है। जो काम अंग्रेज इतने सालों से नहीं कर सके वह टीवी और इंटरनेट ने कुछ ही समय में कर डाला। आज नई पीढ़ी सांस्कृतिक गुलामी का तेजी से शिकार हो रही है, तेजी से शिकार हो रही है। ठीक है। किसका? तो सांस्कृतिक गुलामी का, यानी दूसरे की संस्कृति को अपनाना, उसे कहते हैं हम लोग सांस्कृतिक गुलामी। चलिए प्रश्न 9 में गद्यांश नंबर 9 का प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। आप लोग आंसर लिखिए। लोकगीत लोक जीवन का दर्पण, ये आपका शीर्षक हो गया। देखिए शीर्षक का मतलब होता है जो कोई भी जब कहानी पढ़ते हैं तो उसके ऊपर में आपका शीर्षक दिया रहता है, उसी को कहते हैं। ठीक है। लोकगीतों की कोई 2 विशेषताओं का उल्लेख। पहला, लोकगीत किसी व्यक्ति विशेष के ना होकर समूह के होते हैं। दूसरा, लोकगीत लोक जीवन में लोक संस्कृति का दर्पण होते हैं। तीसरा अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए लोकगीत प्राय मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं। यहाँ पर कहा गया था 2 विशेषता, लेकिन मैंने आपको 3 बता दिया हूँ। लिखने का है तो तीनों आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर उत्तर लिखना है लोकगीत। लिखना है लोकगीत लोक साहित्य का एक प्रमुख अंग है। इसमें लोक संस्कृति के विभिन्न पक्षों जैसे धर्म, सामाजिक रीति रिवाज, दर्शन, ज्योतिष, सदाचार आदि का वर्णन होता है। यहाँ पर सदाचार होगा, अच्छी प्रकार से लिखिए सदाचार, इस तरीके से होगा। ठीक है। चलिए इतना करने के बाद ये आपका गद्यांश 10 है और शायद ये लास्ट ही रहेगा। इस गद्यांश को अब देखते हैं नंबर 10। ये जो आपका गद्यांश दिया है प्रश्न में सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। इसका जो शीर्षक होगा प्रकृति के नियम। जब भी आप लोग कोई कहानी पढ़ते हैं उसके ऊपर में शीर्षक दिया रहता है तो उसी को कहते हैं शीर्षक। ये हो गया आपका प्रकृति के नियम। उसके बाद दूसरा नंबर प्रकृति के नियम तोड़ने से क्या होगा। प्रकृति के नियम तोड़ने से इसका स्वरूप विध्वंसकारी हो जाएगा। जो प्रकृति आज हमारी पालिका और पेशिका है वही हमारे संहारकारी हो जाएगी। अब बोला गद्यांश, हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो इसके परिणाम हमारे और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए विध्वंसकारी होंगे। समझे? तो इस तरीके से आपको गद्यांश 10 तक मैं आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, गद्यांश नंबर 10 तो मैं पूरा करवा दिया हूँ ना, यानी कि पेज नंबर
6 तक जो मैं आपको बताया था, ये देखिए पूरा मैं बता दिया हूँ। और ये जो आपका बच गया है ना, यहाँ पर ध्यान दें, अपठित काव्यांश, इसे हम लोग अगली वीडियो में लेकर आएंगे। पेज नंबर आपका 6 से लेकर 11 तक मैं अगले वीडियो में पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर चाहिए। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है।